हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं कोको एफएम। सुने जो मन चाहे। बरगद का भूत सुनने के क्रम में ये दूसरा और आखिरी पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सुना कि इलाहाबाद की एक कॉलोनी में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। उसी कॉलोनी की एक घर के दामाद मनु तिवारी यानी कि मैं खुद जब अपने ससुराल पहुंचता हूं तो मुझे एक बात पता चलती है कि मेरे सिर्फ कॉलोनी में ही नहीं, मेरे ससुर जी का जो घर है उसके अंदर भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच जो मेरे धर्मपत्नी के जो फूफा जी हैं, ये एक नंबर की कंजूस और काइयाँ इंसान हैं। वो मुझे कहते हैं कि दामाद जी आज आप रात को छत पे अकेले सो जाइए। ये सुन के तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो इंसान भरे कमरे में अकेले नहीं सो पाता हो वो रात को अकेले छत पे कैसे सो सकता है। तो बस मैं बहाने बनाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, खाना खाने में देरी करता हूँ, लेकिन कोई भी पैतरा काम नहीं आता है। तो फिर मुझे अकेले ही छत पे जाके सोना पड़ता है। तो एक हाथ में जग और दूसरे हाथ में तकिया लिए जब मैं छत पे पहुँचता हूँ और वहाँ का नज़ारा देखता हूँ ना, तो मेरी चीख निकल जाती है, रूह काँप जाती है। ये था कहानी का पार्ट 1 का एक छोटा सा सिनॉप्सिस। अब आते हैं पार्ट 2 पे। जब हाथ में तकिया और जग लिए जब मैं छत पे पहुंचता हूँ तो वहाँ का जब नज़ारा देखता हूँ तो मेरी रूह काँप उठती है, क्योंकि छत पे लगा वो बिस्तर तकिया ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो कफन ओढ़े हुए कोई वहाँ पर सोया हुआ हो। ये मेरे धर्मपत्नी जी की शरारत थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे भूतों से डर लगता है। तो उन्होंने तकिए को और चादर को इस तरीके से सजा के रखा था जैसे लगे कि कोई सोया हुआ हो। खैर, मैं तकिया और जग रख कर के मच्छरदानी के अंदर जाता हूँ और तकिए को सिरहाने लगा करके लेट जाता हूँ। लेट करके ऊपर आसमान की तरफ देख रहा हूँ। उस समय मुझे सारे वो मूवीज़, वो सारे किस्से कहानियाँ जो मैंने भूत के बारे में सुन रखी थी सारी याद आने लगती है। और छत का नज़ारा भी थोड़ा भयानक ही था, क्योंकि आधी चांद निकली हुई थी तो हल्की हल्की चांद की रोशनी भी आ रही थी और दूर दूर तक एकदम सन्नाटा, कहीं किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। एकदम सिर्फ हवा के चलने की जो आवाज़ थी, साए साए की आवाज़, वो मेरे कानों में आ रही थी और मेरे दिल की धड़कन को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। फिर मैंने बाएं करवट बदली और करवट बदल के लेटा। लेटे हुए मेरा ध्यान अचानक घर के पास जो बरगद का पेड़ लगा था उस पे गया। उस पे ध्यान जाते मुझे कुछ दिखा, कुछ नज़ारा दिखा। मुझे लगा कि शायद कोई बंदर है या क्या है। फिर जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि इस बार किसी की शरारत नहीं, वहाँ पे शायद सच में कुछ था। एक इंसानी साया जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए शायद वहाँ पर बैठा हुआ था। हाँ हाँ, इस बार ये इंसानी साया था, वो भी सफ़ेद कपड़ों में। उसकी बाहें मैं देख सकता था जो पूरी तरह खुली हुई थी और मेरी तरफ ही थी। हवा चल रही थी और वो साया आगे और पीछे हो रहा था। अचानक से न जाने क्या हुआ, वो साया मेरी तरफ अपने बाहें फैला के आगे की तरफ आया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे आकर के जकड़ लेगा। मैंने न आओ देखा न था और सीधा भागा नीचे की तरफ। मैं सीढ़ियों पे भूल गया कि नीचे सीढ़ियाँ, और सीधा लुढ़कते हुए फिसलते हुए गिरा गेहूं के बोरे पे धड़ाम से। मेरे गिरने की आवाज़ सुन के फूफा जी और मेरे साले साहब दोनों जाग गए। कौन है करते हुए वो मेरी तरफ आने लगे। मैंने सोचा कि कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए, इसलिए मैं लंगड़ाते हुए पैर से ऊपर की तरफ वापस से भागने लगा। फूफा मेरे पास आए और उन्होंने अपना चप्पल निकाला और चप्पल ले करके खूब तेज़ी से मेरी तरफ चलाया। उनका चप्पल ठीक निशाने पे लगा, आ करके मेरे एक पिछवाड़े पे लगा, चपाक। ये सुन के मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने अपने मुंह से दौड़ लिया। अपने हाथों को मुंह से दाब कर मैं छत की तरफ भागने लगा। क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी। छत पे भाग करके सीधा मच्छरदानी के अंदर। इधर मेरे फूफा और साले साहब दोनों मेरे पीछे पीछे भागते हुए आए, लेकिन
थोड़ा 2-3 सेकंड का डिले हो गया था। तब तक मैं मच्छरदानी के अंदर घुस चुका था। वो छत पे आए, इधर उधर घूमने लगे, ढूंढने लगे उस व्यक्ति को जो भाग के आया हुआ था, और मैं सोने का नाटक कर रहा था। फूफा जी ने मुझे जगाते हुए कहा, अरे दामाजी, दामाजी, अरे उठिए भाई। मैंने पूछा उठने का नाटक करते हुए। अरे क्या बात है फूफा जी, आप इतनी रात को छत पे, क्या बात है, कुछ कोई बात है क्या? तो फूफा बोले, अरे नहीं नहीं, अरे चोर आया था घर में। मैंने कहा चोर? कब? कहाँ? अरे अभी अभी आया था। शक्ल तो मैं नहीं देख पाया उसका, अंधेरा था ना, लेकिन अपना चप्पल निकाल के ऐसी जगह मारा है कि जब जब उठेगा और बैठेगा तो हमको ज़रूर याद करेगा। मैंने कहा, मैं मन ही मन फूफा को गालियाँ देते हुए, हाँ सही कहा आपने फूफा जी, आपको हर बार याद करेगा। तब तक मेरे साले साहब ने मुझे चौकन्ना रहने की सलाह दे करके और वापस से चले गए। मैं अपने टूटे हुए नहीं लेकिन दर्द से कहारते हुए कमर और पैर को सहला रहा था और बार बार उस पीपल के, उस बरगद के पेड़ की तरफ देख रहा था। इस बार उस पेड़ पे कुछ दिखा नहीं मुझे, शायद वो साया जा चुकी थी। मैं लेटने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई दौड़ रहा हो, कोई बहुत तेज़ी से दौड़ रहा हो। कुत्ते अचानक भौंकने लगे। मैं नज़ारा जानने के लिए माजरा कि क्या बात है और छत की रेलिंग से नीचे सड़क की तरफ देखने लगा, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही भारी भरकम सा भैंसा, जिसकी नुकीली और मजबूत सींग बाहर की तरफ निकली हुई थी, दौड़ता हुआ जा रहा था। मैं उसे देखने लगा। अचानक वो रुक सा गया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लाल, जैसे लग रहा हो कि कोई लाल रोशनी जल रही हो। उसने मेरी तरफ देखा और चिंगाड़ा और वापस से भागने लगा। यह देख कि मेरी रूह कांप गई थी। मैं डर के मारे, मैंने सोचा कि लगता है कि ये सब मिल के आज मुझे शहीद करके रहेंगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर वही बरगद के पेड़ पे वही भूत, वही इंसानी साया, जिसने अपने बाहें फैलाकर फिर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ना आओ देखा ना ताओ। मैंने कहा इस बार चाहे जो भी होगा, मैं नीचे जाऊंगा, कहीं भी जाकर के सो जाऊंगा। मैं सीधा नीचे गया और नीचे आंगन में पड़ी एक खटिए पे जाकर के लेट गया। सपने में भी, हालांकि नींद तो नहीं आई, लेकिन काफ़ी देर बाद पता नहीं कब नींद आई, पता नहीं चला, और सपने आने लगे। और सपने में भी मुझे भूत ही दिखाई दे रहा था। सपने में भूत से मैं लड़ रहा था, भाग रहा था, और अचानक भूत मुझे मारने ही वाला था। तब तक मैं डर के मारे उठ गया। उठा तो देखा कि सुबह हो गई थी। मैंने अपना घड़ी देखा तो उस पर 5 बज रहे थे। मैं उठा और सीधा ऊपर की तरफ आया कि कोई मुझे यहाँ पे सोया हुआ देख न ले। मैं ऊपर आके मच्छरदानी के अंदर घुस गया। मेरे आने के लगभग 10 मिनट बाद फूफा जी भी छत पे आए और व्यायाम वगैरह करने लगे। उन्होंने मुझे एक लोटे पानी से हल्का हल्का छींटे मारकर जगाया। हालांकि मैं तो जाग ही रहा था, तो मैंने भी जागने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे फूफा जी, अरे इतनी सुबह सुबह क्या बात है, लगता है कि सेहत पसंद आदमी है आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उन्होंने भी मुझे गुड मॉर्निंग कहा। फिर उन्होंने पूछा, और रमा जी, अरे रात को नींद वगैरह अच्छी आई कि नहीं? मैंने कहा नींद तो अच्छी आई, लेकिन बड़े दिनों बाद ज़मीन पे सोया था तो थोड़ा कमर अकड़ गया है। हाँ होता है, ऐसा होता है, दवाई ले लीजिएगा सामने मेडिकल स्टोर से। मैंने कहा जी जी। फिर मैं उठा और सीधे जाकर के अपने धर्मपत्नी जी के कमरे में उनके बगल में जाकर के सो गया। तकरीबन 2 घंटे सोने के बाद मैं उठा, ब्रश किया, नहाया, कुछ नाश्ता पानी किया, और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कहार रहा था। तो दवा लेने के लिए मैं सीधा मेडिकल स्टोर पे गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग जमावड़ा किए हुए थे, कुछ खुसर फुसर बातें हो रही थी। पुलिस के भी 1-2 आदमी दिखाई दिए मुझे वहाँ पे। मैंने मामला जानने के लिए मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि भैया ये बात क्या है, यहाँ पे इतने लोग क्यों जमे हुए हैं और ये पुलिस क्यों आई हुई है? उसने बताया कि
अरे पता नहीं है आपको? मैंने कहा नहीं। अरे वो गली नहीं है शर्मा जी की? मैंने कहा हाँ हाँ वो पतली वाली ना? तो कहा हाँ हाँ वही पतली वाली शर्मा जी गली। अरे वहाँ पे कच्ची शराब बनाई जा रही थी। मैंने कहा कच्ची शराब मतलब? अरे कच्ची शराब बनाते थे वहाँ पे और लोगों को पिलाते थे। 4 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, पुलिस ने सुबह ही सुबह छापा मारा वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा कौन से घर में? अरे वो टूटी वाली घर नहीं है थोड़ी कमज़ोर सी? मैंने कहा अच्छा उसमें? कहा हाँ। मैंने कहा कि अच्छा तो ये पुलिस को कैसे पता चला? और आप लोग तो उधर ही रहते हैं और आप लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ पे कच्ची शराब बनाई जा रही है? तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बताएं, इनके पास भैंसें हैं 2-3 और रात को छोड़ देते हैं और भैंसों के आंखों के पास लाल रंग की लाइट लगा देते हैं और भैंसों को पता नहीं क्या खिलाते हैं नशे वाली कि वो भागती रहती है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, यानी कि कल रात को जिस भैंसे को देख कर मैं डर गया था, जिसकी आंखों से लाल रोशनी दहकती हुई निकल रही थी, वो लाइट थी लाल रंग की और ये इनका छोड़ा हुआ भैंसा था। मुझे लगा कि भैंसा भूत का रूप बन के आ गया है। मैंने कहा अच्छा 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 चलिए। फिर मैंने दवाई लिया और आकर के बाथरूम में जा कर के दवाई लगाई और वापस से आकर के लेट गया। एक दवाई खाने वाली भी थी तो खाने वाली दवाई खाई भी। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने जा कर के किचन में झांका तो देखा कि एक बंदर रोशनदान से आता था और किचन में घुस के बर्तन और सामान को गिरा के फिर भाग जाता था, वो भी खिखियाते हुए। मैंने कहा अच्छा तो इतने दिनों से जो किचन में बार बार सामान गिर रही हैं, बर्तन गिर रहा है, वो इस बंदर का कमाल है। ये यही हरकतें कर रहा है इसलिए सारे लोग समझ रहे हैं कि किचन में भूत घुस गया है। अभी मैं ये सोच ही रहा था तब तक बाथरूम से फूफा जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सब बाथरूम की तरफ भागे तो फूफा जी ने से पूछे कि अरे फूफा जी क्या बात है, आपने चिल्लाया क्यों? तो उन्होंने बाल्टी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इस वजह से। हमने बाल्टी की तरफ देखा तो बाल्टी का पानी एकदम लाल खून की तरह था। अचानक मेरे साले साहब ने बाल्टी के अंदर हाथ डालते हुए कोई चीज़ निकाली और एक आधी गली हुई गोली निकाली। उन्होंने उस गोली को देखा और कहा कि अरे ये तो पोटेशियम परमैंगनेट है। मैंने कहा पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या होता है? अरे आपको पता नहीं जिया जी? मैंने कहा नहीं क्या होता है ये? तो अरे ये सरकार टंकी वगैरह में डालती है, कुएं वगैरह में पानी वानी साफ़ करने के लिए, और ये आपका दर्द वगैरह में भी काम आता है, चोट वगैरह पे। मैंने कहा 1 मिनट, ये तो वही दवा है जो मैंने ले आया था, जो मुझसे एक दवा इस बाल्टी में गिर गई थी, एक टैबलेट। तो मैं समझ गया कि अच्छा ये बात है, जो कुएं का पानी लाल हुआ था उसमें सरकार ने पोटेशियम परमैंगनेट की दवाइयाँ मिलाई थी। ओह हो, अब मुझे मामला सारा समझ में आ रहा था। तभी मेरा दिल सन्न से हो गया। लेकिन उस बरगद के पेड़ पे वो इंसानी साया, वो क्या था? मैं कांपते हुए डरते हुए उस बरगद के पेड़ के पास गया। उस पेड़ का जायजा लिया तो पता चला भूत लहरा रहा था उस पेड़ पे। अरे ऐसा है कि मेरे फूफा जी का कुर्ता उड़ते हुए उस पेड़ पे चला गया था। ठीक, और रात को अंधेरा है तो अंधेरे में तो यही लगेगा ना कि कोई आदमी शर्ट पैंट पहने हुए अपनी बाहें फैलाए हुए मेरी तरफ आ रहा हो। अब चूंकि हवा बार बार चल रही थी आगे पीछे, तो वो कुर्ता भी आगे और पीछे हो रहा था, तो ऐसा लग रहा हो कि वो कुर्ता मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके उस कुर्ते के दोनों बाहें, दोनों बाजुएं में ऐसा लग रहा हो कि भूत की बाहें हैं। मैं सारा मामला समझ गया कि बस 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 ये दिमाग का भ्रम है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और हम उसको उसी तरीके से देख भी लेते हैं। तो बस मैं घर आया और अपने धर्मपत्नी से बोला कि ऐसा है, देखो जाना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर इंसानी साया है, तो इंसानी नहीं भूतिया साया है, तो हम 1 सप्ताह रुक जाते हैं यहाँ पे, जब तक मामला शांत ना हो जाए तब तक यहीं पे रुकते हैं। और हाँ, डेली रात को मैं छत पे सोया करूँगा, कभी कभी फूफा जी को भी सुलाऊँगा। उस घर में मेरी इज्जत थोड़ी और बढ़ गई। खैर ये थी छोटी सी कहानी, और एक कहानी और मैं लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं फूफा जी की धोती कैसे गीली करता हूँ।
तो उस कहानी के लिए भी आप मुझसे ट्यून्ड रहें, सुनते रहें कुकू एफएम, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस कहानी को अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो इतनी सी थी कहानी, फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।